नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम महिला आरक्षण को लेकर बात करेंगे। लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद से इसकी चर्चा खूब हो रही है और यह सवाल सबसे अहम है कि देश के लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण कब से लागू होगा, और इसके साथ ही परिसीमन और जनगणना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। आज हम अपने शो में इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनाव के जानकार सुदीप श्रीवास्तव। उनका एक परिचय एक ये भी है कि इसके पहले खासकर 2002 के परिसीमन के दौरान उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा था। इसलिए भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि परिसीमन की प्रक्रिया किस तरह से होती है और कितना समय लगता है। सुदीप भाई, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको लगता है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है वो कब तक लागू हो सकता है देश में? देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि जिस तरह का कट्टर विरोध जब महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है उसको लाने पर हुआ, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ और स्मूथ तरीके से लगभग सर्वसम्मति से बिल पास हुए हैं लोकसभा में, और मैं समझता हूँ राज्यसभा भी आज रात तक उसको बहुमत से सर्वसम्मति से पास कर देगी। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अब तक जितने भी बिल आ रहे थे वो बिल महिला आरक्षण को इमीडिएट लागू करते थे। मतलब आज एक सांसद से ये उम्मीद करना कि वो अपने ही लिए कब्र खोद ले और अपनी सीट महिला को रिजर्व हो जाने दे, जैसी कि मानसिकता है कि मेरी सीट चली जाएगी। ये मेरे इस स्टेटमेंट को ये महिला विरोधी के रूप में ना देखें आप, लेकिन उसकी मानसिकता कि मेरी सीट ही चली जाएगी, तो वो विरोध पे आमादा थे। आपको याद होगा 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में बिल पास हो गया और तब के भाजपा के नेता, चाहे वो अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हो या अडवाणी जी हो, इन तीनों की सहमति थी महिला आरक्षण पर, लेकिन लोकसभा में उनके ही सांसदों ने, जिसको लीड किया था योगी आदित्यनाथ ने, विद्रोह कर दिया कि हम कोई व्हिप विप नहीं मानते, हम लोग बिल्कुल इसको विरोध अपने मन से करेंगे, आत्मा के आवाज पे वोट। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो बिल है ये आपको अधिकार दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है। ये कहता है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होगी। तो पहला जो विरोध का विषय था उसको इसने हल किया है। SC ST की महिलाओं का रिजर्वेशन भी विद इन SC ST सीट होगा, जैसा कि नगर निगम नगर पालिका में होता है। इसमें समस्या नहीं थी। पहले ये क्यों नहीं किया जा रहा था? शायद इसलिए कि पहले भी पॉस्चरिंग ज़्यादा थी, रियल इंटेंट कम थी। OBC महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि OBC के लिए ही आरक्षण नहीं है लोकसभा विधानसभा में, तो अगर उसमें ही नहीं है तो ये महिलाओं के लिए कैसे होगा? ये इश्यू है। लेकिन इसमें 2 राइडर है। राइडर ये है कि ये आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर होगा। जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन या परिसीमन लोकसभा सीटों के आकार और साइज को बदला जाएगा, उसके बाद होगा। तो आप लगातार देखते रहे हैं कि जनगणना 2009 में शुरू हुई तो 2012 तक जाके उसके आंकड़े फाइनल होते हैं। 2 से 3 साल जनगणना का प्रोसेस में लगता है। आप स्पीड अप भी करेंगे तो 2 साल लगेंगे। अभी देश में चुनाव होने वाले हैं इन कई राज्यों में, फिर उसके बाद केंद्र में चुनाव है, फिर अक्टूबर तक तो चुनाव चलता रहेगा लगभग पूरे देश में।
तो आप ये मानिए कि कोई भी जनगणना 2024 के सेकेंड हाफ के पहले शुरू नहीं होने वाली है। इसका रिजल्ट आते आते 2026 बीत जाएगा। 2002 में जब 1977 में परिसीमन हुआ था, तो 2002 में जब 25 साल बाद यह परिसीमन दोबारा किया जा रहा था, तब दक्षिण के राज्यों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होने वाला है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों ने देश के हित को किनारा करके जनसंख्या एवरेज से अधिक बढ़ाई है, और साउथ के लोगों ने फैमिली प्लानिंग को अपना के जनसंख्या को नियंत्रण करके देश के हित में काम किया है। तो क्या हमको देश के हित में काम करने की सजा दी जाने वाली है कि तमिलनाडु की सीटें 40 से घट के 35 रह जाए, तब आंध्र प्रदेश की सीट 42 से घट के 36 रह जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीट 80 से बढ़ के 95-100 हो जाए? तो ये चीज तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझ में आई, अडवाणी जी को भी समझ में आई। आम सहमति बनी कि 25 साल और ये परिसीमन नहीं किया जाएगा। तो संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ उसके हिसाब से 2026 तक तो परिसीमन ही बैन है। जो छत्तीसगढ़ का परिसीमन हुआ था वो नया राज्य बनने के कारण होगा कि विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, जैसे अभी असम में हो रहा है या जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, वो राज्य के अंदर सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है, 90 की 90 रख के वो वहीं कांट छांट हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ 90 सीटें थी, 90 ही रही, लोकसभा की 11 थी और सीटें उतनी ही रही, हाँ। सीटें उतनी ही रही, उनमें एरिया बदल दिया गया। हाँ, शहरी सीटें बढ़ गई, 2 लाख आदिवासी सीटें घट गई। ये पूरी प्रक्रिया हुई। अब 2026 पे अगर परिसीमन आयोग बनेगा तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल ही पार्लियामेंट में बोला है कि आप जल्दी मांग कर रहे हैं, हम जल्दी अगर करेंगे तो कैसे कर दे, अगर मैं रिजर्व कर देता हूं तो मैं आपकी ओवैसी जी की सीट रिजर्व कर दूं, तो ओवैसी जी कहेंगे कि इन्होंने राजनीतिक कारण से किया है। हम किसी की भी सीट रिजर्व कर दे तो कहा जाएगा कि ये राजनीतिक कारण है। तो हम चाहते हैं, बहुत चतुराई से कहा, कि ये पूरी एक्सरसाइज ट्रांसपेरेंट हो। तो परिसीमन आयोग की प्रक्रिया ये होती है कि परिसीमन आयोग पहले पूरे अपने टेबल पे काम करता है, हर राज्य की सीटों का वो परिसीमन करता है, और परिसीमन के सिद्धांत ये हैं कि यथासंभव सीट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में रहे। लोकसभा की सीटें एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाती है तो वो कम से कम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाए, या 2 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक सीट बन जाए। विधानसभा की सीटें अपने तालुका तहसील में बनी रहें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा यथासंभव कॉम्पैक्ट हो, यथासंभव एक्सेसिबल हो कि कहां पे पुल है, कहां से रास्ता है, किधर जाना आसान है और कैसे। ये जो कार्य है 25 साल के पहले की ज्योग्राफिकल स्थिति और अभी की स्थिति में अंतर है। 50 साल पहले 77 में हुआ था, तो अब जैसे महानदी पे आप देखो, महानदी पे केवल शिवरी नारायण पुल बनना शुरू हुआ था 77 में, वो पुल ही नहीं था वहां। अब तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी सीटें भाटापारा बिलासपुर के साथ जुड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बलौदाबाजार बिलासपुर से जुड़ के सीट बन जाए। तो ये प्रक्रिया पूरी थी। अब अगर ये प्रक्रिया पूरे देश में करनी है तो 30 राज्य है और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जाहिर बात है जो डेस्क वर्क है उसमें कम से कम 6-8 महीना लगेगा। फिर वो प्रस्ताव पब्लिश होगा। उस पब्लिश होने के बाद परिसीमन आयोग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जाके वहां कम से कम एक जगह पर जन सुनवाई करता है। हर राज्य में एक जगह, कम से कम। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जब परिसीमन हो रहा था तो यहां पर 3 जगहों पर, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर, पहले बिलासपुर रायपुर अनाउंस हुआ,
फिर जगदलपुर भी जोड़ा गया कि बहुत दूर है, तो जगदलपुर पर पब्लिक जन सुनवाई। तो अगर एक जगह भी होती है तो 30 राज्यों में होना है, फिर वहां के आए सुझावों को कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद उसके हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो करने हैं, और अगर एक से अधिक जगह हुआ तो फिर वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। फिर इन परिसीमन आयोग में राजनीतिक दलों के सदस्य भी होंगे, तो कई राउंड की बैठकें एक एक राज्य के नेताओं के हिसाब से परिसीमन आयोग करेगा, और उस राज्य के एसोसिएट मेंबर जुड़ेंगे। जैसे पिछले बार छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, महेंद्र कर्मा, पुन्नूलाल मोहले और ये सारे लोग थे। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत बड़ी है, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल आपको इसमें लगना है, वो भी जनगणना के बाद। जनगणना के बाद। हाँ, पहले तो प्रश्न ही नहीं है, हम थोड़ा सा स्पष्ट भी पहले तो प्रश्न ही नहीं है। तो 26 में जनगणना खत्म होती है, तो 28 खत्म होते तक ये कार्रवाई होगी। इसलिए आज अमित शाह या नड्डा जी बोल रहे थे कि अगर आज आप पास कर देते हो तो अब शायद हम 29 में लागू कर पाएंगे, अगर आपने आज डिले कर दिया तो हम 29 में लागू नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर अगला सत्र 2 महीने भी हमने वेट किया तो शायद 29 लागू ना हो पाए। अब खींचिए कितना मार्जिनल मामला है। तो ये एक्सरसाइज सुपर फास्ट, स्मूथ, एकदम सही तरीके से चले तो 2029 में लागू हो सकती है, और छत्तीसगढ़ के 28 के चुनाव में शायद लागू हो जाए, कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है। अब नहीं होगा या नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आज सांसदों ने देखा कि आज तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आज हर आदमी महिला समर्थक बन के जय जयकार चिल्ला रहा है। इवन वो पार्टियां जिनके नेता परकटी महिलाएं संसद में आएंगी बोलते थे, वो पार्टियों ने भी समर्थन देके बिल पास कराया है, क्योंकि इनको मालूम है कि इसके बाद अगला परिसीमन को रोकने के लिए फिर पार्लियामेंट है हमारे पास। तो अगर हमने अगला परिसीमन पे अड़ंगा लगा दिया तो ये बिल निगेट हो जाता है। ये बिल जब तक संशोधन ना हो, और संशोधन के लिए फिर पूरी प्रक्रिया है, आप नया बिल बनाइए चाहे उसमें एक संशोधन करिए, वो आएगा तो पार्लियामेंट में, और फिर पूरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी होनी है। अब इसमें पंगा आएगा वही कि दक्षिण के राज्य कहेंगे कि उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर बात है सीटें बढ़ाई जाएंगी। 888 सांसद की जगह है वहाँ। 543 में अगर आप देखो तो 1/3 होता है 180, तो 543 और 180 आप जोड़ो तो संख्या आती है 723। 723 सीट 188 है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 120 सीट नई बनेंगी, और उस 120 के एवरेज में 1/3 रिजर्व होना है, तो उस हिसाब से 160 सीटें नई हैं। 160 सीटें अगर देश में नई बननी है तो मोदी जी की राजनीति अटल बिहारी जी की राजनीति से अलग है। वो अटल बिहारी जैसे सुलझे हुए, देश को एक सोचने वाले स्टेट्समैन नहीं है, वो एक प्योर एंड प्योर चुनाव जीतने वाली राजनीतिक मशीन है। तो ये कुल मिला के जो आपने जितनी बात कही उसका जो सारांश तो यही है कि अभी फिलहाल ये लागू नहीं हो रहा है। तो इसके उलट एक सवाल ये है, क्या किया जा सकता था जिससे ये तत्काल लागू हो सकता था? देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। आज आप इस बिल में रखते कि ये आरक्षण आज से लागू हो रहा है, इमीडिएट लागू होगा, सीटों की लॉटरी निकाली जाती राज्यवार। जैसे छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, तो 11 में 33%
3 से 4 सीट आएगी, अगर 3.5 से ऊपर है तो 4 बनेगी। 4 में 1 सीट SC, 1 सीट ST होगी, 2 जनरल होगी। तो जो आपकी 6 जो जनरल सीट है उसमें से लॉटरी निकालो, 2 महिला, तो महिला निकल गई बिलासपुर रायपुर, तो महिला हो गई। SC की 2 सीटों में 1 ही सीट है तो वो रिजर्व हो जाएगी। दूसरी सीट जो है ST की वो निकाल लीजिए आप। तो ये लागू करना है तो बहुत आसान है, ये लागू नहीं करना है इसलिए ये तरीका दिया गया है। और शायद मोदी जी को भी यकीन नहीं था कि मेरे पार्टी के सांसद मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए ये फार्मूला किया गया। वो चैंपियन भी बनना चाहते हैं महिलाओं के, वो एट द सेम टाइम अपने खिलाफ विद्रोह भी नहीं पनपने देना चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा था, अगर वो इंसिस्ट करते कि मैं अभी करूंगा तो उनके खिलाफ पक्का माने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो विद्रोह कर देते। सुदीप भाई, ये इस बातचीत में हमारी कोशिश यही रही कि हम इसके राजनीति के बजाय इसके तकनीकी पहलुओं पर बात करें, और आपने जनगणना परिसीमन के साथ ही इस बात को भी पूरे ब्यौरे के साथ सामने रखा कि अगर अभी लागू करना है तो क्या किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि इससे जो इसमें दिलचस्पी रखने वालों को बहुत सारे सवालों के जवाब। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी, बोल सकते। मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि मैंने कहा कि वो स्टेट्समैन नहीं है मोदी, लेकिन मोदी जी से शातिर या चतुर राजनीतिक भी दूसरा नहीं है। इस दांव से उन्होंने 2024 के बाद की संसद की राजनीति का एक बड़ा चौसर या शतरंज बिछा दिया है। अब वो बहुत आसानी से दक्षिण के राज्यों की पार्टियों को ये कह के अपने साथ ला सकते हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो फिर मैं इधर सीटें बढ़ा रहा हूं, और अगर आप मेरा साथ दे रहे हो तो वोट फिर ठंडे बस्ते में है, वो बहुत आसानी से ठंडे बस्ते में जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, तो ये उन्होंने बिछा दिया। एक दूसरा, 24 के बाद का कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए बीजेपी की सीटें घट गई और इंडिया अलायंस और बीजेपी में कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में आया, तो जो फ्रिंज की पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, उन पार्टियों को वो इस मुद्दे के नाम पर जो इंटरनल डील होगी उसके नाम पर वो अपनी तरफ करेंगे। तो ये उन्होंने एक बड़ा सोचा समझा खेल प्लान किया है, जिसके रिपरकशन बहुत बड़े हैं, जिसके अलग अलग स्थिति आएगी। तो ये जैसी स्थिति आएगी उस हिसाब से इसको खेला जाए, उतना स्कोप उन्होंने इस बिल में रखा है। आज जय जयकार हो रही है उनकी, वो चतुर राजनीतिक है, और वो लेके आए तो ये माना ही जाएगा कि उनका बिल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन ये है कि उन्होंने थाली परोसी है और थाली हटा ली है। चलिए सुदीप भाई, आपने महिला आरक्षण को लेकर जो आम लोगों के बीच जो सवाल हैं, आपकी बातों के जरिए उनके तक उनके जवाब पहुंचे होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया और समय दिया, इसके लिए आपका बहुत नहीं, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद।